नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है बेटियों से, और मुद्दा है कि शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर जो हक होता है आखिर वो क्या होता है और कितने समय बाद तक ये हक उसका बना रहता है। क्योंकि अपने देश में देखें तो पहले बेटियों से जुड़े हुए ऐसा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 में जो संशोधन आए उस आधार पर नए कानून बनाए गए और फिर नए अधिकारों की घोषणा की गई। तो यही मुद्दा है और इस मुद्दे से जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर जो हक होता है, इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बार फिर से चर्चा में है मुद्दा कि शादी अगर किसी लड़की की हो जाती है तो कितने वर्ष बाद तक उस लड़की का, उस बेटी का संपत्ति पर हक बना रहता है। क्या कहता है भारत में इसके लिए कानूनी प्रावधान। तो देखिए, अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, तो भारत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर अब नए नियम तय कर दिए गए हैं और इसी कारण से ये मामला फिर से चर्चा में है। भारत में संपत्ति बंटवारे के लिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 है, ये क्या किया गया था, पास किया गया था, ये अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम में जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो सिख हैं, इनके बीच में जो संपत्ति है उनसे जुड़े हुए जो कानून हो सकते हैं वो तय किए गए हैं। देखिए, पहले बेटियों को संपत्ति में कोई भी अधिकार, कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन 2005 में इसमें बड़े स्तर पे संशोधन किए गए, जिसके बाद से अब जो बेटियां हैं उन बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर संपत्ति में अधिकार इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया। जब संशोधन किया गया तो इस संशोधन के बाद जो बेटियां हैं, बेटियों को विवाह के बावजूद संपत्ति पर समान हक प्रदान कर दिया गया इस नए कानून में, बशर्ते वे पिता की संपत्ति में कानूनी रूप से हिस्सेदार होनी चाहिए। इसके लिए लीगली उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बेटी है उसका पिता से कोई सीधे लीगल स्तर पे संबंध ना हो। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग साफ सा है कि शादी के बाद भी कोई लड़की है, कोई बेटी है, तो उसका जो हक है वो उसके पिता की संपत्ति पर समाप्त नहीं होता है। यही कानून ये कहता है। 2005 में संशोधित कानून के तहत जो बेटियां हैं, बेटियों को पिता की संपत्ति में उसी प्रकार का हक मिलता है जैसा कि बेटों को दिया गया है, और शादी के बाद उनका जो ये हक है ये बरकरार रहता है। और इसी से जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं उन पर भी हम आज बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि शादी के बाद भी रहेगा बेटियों का प्रॉपर्टी पर हक। इससे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं, कौन से उनमें संशोधन हुए हैं, उन संशोधन में आखिर बात क्या कही गई है, इन पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जैसे 2005 से पहले की स्थिति की बात करें तो जो 2005 है उससे पहले जो कानून है उसमें बेटियों के अधिकार से संबंधित ये बातें कही गई थी कि पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत सिर्फ क्या है कि अविवाहित जो बेटियां हैं उन्हें ही क्या होता था कि पिता की संपत्ति पर अधिकार होता था। जब उनकी शादी हो जाती थी तो फिर ये अधिकार समाप्त मान लिया जाता था, या फिर हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी और शादी के बाद उन्हें संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। ये स्थिति कब की है? तो ये वर्ष 2005 से पहले की स्थिति है। लेकिन 2005 में जो बेटियां हैं उनके संपत्ति पर अधिकार से संबंधित जो कानून है उसमें बड़े बदलाव किए गए, उनमें संशोधन किए गए। और इस संशोधन के तहत हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में जो संशोधन हुआ, इस संशोधन के बाद बेटी को भी बेटे के बराबर जो संपत्ति है पिता की उसमें अधिकार दिया गया और ये माना गया कि उनको ये अधिकार होना चाहिए और बेटी को पिता की संपत्ति पर ये समान अधिकार होना चाहिए बेटों के बराबर। तो इस तरह के बड़े स्तर पे जो कानून है उनमें बदलाव किए गए। शादी के बाद की स्थिति ये कही गई कि शादी के बाद भी उनका हक होना चाहिए। शादी के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार बना रहता है, ये कानून कहता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा कि उनकी शादी हुई है या फिर शादी नहीं हुई है, जो कि पहले 2005
1905 से पहले ये स्थिति थी कि क्या कहा जाता था कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई तो उसका जो अधिकार है वो उसके पिता की संपत्ति पर अब नहीं होगा। लेकिन अब नए कानून में ये कहा गया कि जो बेटी है उसके अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा और बेटी का जो हक है वो पिता की संपत्ति पर हमेशा कायम रहेगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये कानून कहता है कि शादी के बाद भी संपत्ति पर बेटी का जो हक है वो खत्म होने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और शादी के बाद भी उसका पिता की संपत्ति पर जो अधिकार है वो हमेशा बना रहेगा। ऐसी बात इस कानून में कही गई है। दूसरी बात करें तो पैतृक और स्व अर्जित जो संपत्ति है उसकी श्रेणी की बात करें कि आखिर इस संदर्भ में क्या बातें कही गई है कानून में, तो देखिए जो हिंदू उत्तराधिकार कानून है ये कानून क्या कहता है, तो इस कानून के तहत संपत्ति को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली जो संपत्ति है वो है पैतृक संपत्ति और दूसरी संपत्ति है स्व अर्जित संपत्ति। दोनों संपत्ति में बेटियों के लिए क्या बातें कही गई हैं, तो ये कहा गया है कि जो पैतृक संपत्ति है वो कैसी होती है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। जैसे हमारे पिता की जो संपत्ति है वो हमें मिलेगी, हमारी जो संपत्ति है वो हमारे आगे वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होती रहेगी। तो ऐसी जो संपत्ति है वो क्या है, वो पैतृक संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती संपत्ति है और इस पर बेटे और बेटियों का क्या होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है, ऐसा इस कानून में कहा गया है। दूसरी बात देखिए, सिर्फ पैतृक संपत्ति पर होता है हक, तो देखिए इसके संदर्भ में कहा गया है कि जो पहली बात हमने समझा कि पैतृक जो संपत्ति है उस पर क्या होता है कि बेटी बेटियों का अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार होता है, लेकिन स्व अर्जित जो संपत्ति है, स्व अर्जित संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो पिता ने अपनी मेहनत से कमाई होती है। यानी ऐसा नहीं है कि उसके पिता की वो संपत्ति है और उनके बाद फिर पुत्र को प्राप्त हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से जो खुद कह सकते हैं कि जो संपत्ति एसेट कमाई है तो उसे हम स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं और इस संपत्ति पर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है। पिता अपनी स्व अर्जित जो भी संपत्ति है उसे बेटे बेटी या दोनों में से किसी को भी दे सकता है। तो ये मूलभूत अंतर है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति है वो क्या होती है कि वो स्वतः ही बेटे या बेटी को प्राप्त हो जाती है, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अगर पिता ने कोई स्व अर्जित संपत्ति प्राप्त की है तो वो पिता के ऊपर है कि वो इस संपत्ति को किसे देता है। वो चाहे तो अपनी पुत्री को भी दे सकता है, अपने पुत्र को भी दे सकता है। इसके अलावा देखिए वितरण के जो अधिकार हैं उनसे संबंधित क्या बातें कही गई हैं कि यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद जो संपत्ति है उसका बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो बेटा और बेटी जो पुत्र और पुत्री हैं दोनों को उस संपत्ति का कानूनी वारिस माना जाएगा और दोनों का उस पर समान अधिकार प्राप्त होगा। ये कानून में स्पष्ट तौर पे कही गई है। पिता की जो इच्छा है, पिता स्व अर्जित संपत्ति को अपनी इच्छानुसार बेटे बेटी या दोनों के बीच में बांटने का अधिकार रखता है, लेकिन उसे पहले से ये डिसाइड करके इसको कानून के द्वारा कहीं ना कहीं अपना जो कानूनी दस्तावेज है वो तैयार करना होगा। इसके अलावा देखिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जिसके तहत ये सारी बातें कही गई हैं, तो थोड़ा सा ये 1956 का जो अधिनियम है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में जो ये अधिनियम है क्या मायने रखता है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो भारत में जो हिंदू समाज है उसके लिए संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित जितनी बातें हैं, जितने डिस्प्यूट हैं, जितने मामले हो सकते हैं, वो सभी किससे जुड़ते हैं, वो इस अधिनियम से जुड़ते हैं। और इस अधिनियम को लाने के पीछे उद्देश्य इतना ही था कि हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन हो गया, सिख समुदाय, इस समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में जो संपत्ति का एक इशू था, संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक जो विवाद था, कहीं ना कहीं उस विवाद को कंट्रोल करना, उसको समाप्त करना। ये जो अधिनियम है इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तराधिकार की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारियों को दो श्रेणियों में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में ये कहा गया है कि मुख्य रूप से जो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, ये सभी
किस में आते हैं? क्लास 1 हेयर्स में आते हैं, जिनके क्या होते हैं? जिनके पास संपत्ति पर पहला अधिकार होता है। दूसरी बात करें, दूसरी जो श्रेणी है उसमें कौन आता है? तो उसमें पिता, भाई, बहन ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके पास क्लास 1 के बाद अधिकार प्राप्त होता है। जैसे अलग अलग मामले होते हैं, जैसे आप देखेंगे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उस व्यक्ति से संबंधित जो एसेट है, जो संपत्ति है, उस पर क्या अधिकार होगा, तो वो इसी से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए अब थोड़ा सा बात करें जो पैतृक संपत्ति है उसके बंटवारे को लेकर, तो देखिए पैतृक संपत्ति में जो बेटा होता है, जो बेटी होते हैं, दोनों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशेष रूप से जब 2005 में बड़े स्तर पे संपत्ति अधिकारों से जुड़े हुए कानून थे उनमें संशोधन किए गए और उसके बाद जो बेटी है उनको भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक प्रदान किया गया। और ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि शादी से पहले ही ये केवल हक होगा, ये भी इस कानून में कहा गया कि शादी होने के बाद भी बेटी को पिता की संपत्ति पर अधिकार समान होगा, बशर्ते जो स्व अर्जित उसकी संपत्ति है उसके संदर्भ में अगर वो घोषणा करना चाहे कि नहीं, वो केवल बेटे या पुत्र को ही अपनी संपत्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन पैतृक जो संपत्ति है उस पर बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार होगा। ये बातें इस कानून में कही गई हैं। दूसरी बात है संपत्ति के उत्तराधिकार का जो अधिकार है, इसके बारे में कहा गया कि यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा अगर नहीं किया है, मरने से पहले उसने कानूनी कोई दस्तावेज नहीं किया है, नहीं दिया है, और इस आधार पर ये कहा गया कि फिर उत्तराधिकारी जैसे बेटा हो, उसकी बेटी हो, पत्नी हो, तो उनको कानूनी तौर पे उस संपत्ति का मालिकाना हक स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। विधवा के संदर्भ में क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो विधवा को पति की संपत्ति पर जीवन भर का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है और वो अपनी मृत्यु तक संपत्ति का उपयोग कर सकती है, बशर्ते उसने दूसरी शादी न की हो। तो ये महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसके अलावा देखिए संपत्ति के बंटवारे में अगर समानता की बात करें तो 2005 में जो संशोधन हुआ और हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है इसमें जो संशोधन हुआ, उसके बाद क्या है, ये कहा गया कि बेटियों को भी अब समान अधिकार प्रदान कर दिया गया है और वो अपने पैतृक संपत्ति में बेटे के समान ही हिस्सेदार मानी जाएंगी। विवाह और संपत्ति पर अधिकार की बात करें तो पहले बेटियों को शादी के बाद संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद उन्हें ये जो उनका अधिकार था उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। थोड़ा सा इस अधिनियम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन अधिनियम 2005 है, जो 1956 का अधिनियम था, इसमें बड़े स्तर पे बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए उनकी हम चर्चा करते हैं। तो इसके द्वारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है उसमें संशोधन किया गया और इस संशोधन ने हिंदू परिवारों में जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है उसमें समान अधिकार प्रदान किया। दूसरी बात करें तो संशोधन के बाद जो मुख्य प्रावधान है उनकी अगर हम चर्चा करें तो 2005 के संशोधन ने बेटियों को जो पैतृक संपत्ति है उसमें उनका जो अधिकार था वो बेटों के बराबर समान बनाए रखा। इससे पहले बेटियों को पैतृक संपत्ति पर देखें तो बेटियों के जो समान अधिकार था वो प्राप्त नहीं था। संशोधन के बाद बेटियां अब उसी तरह से संपत्ति में हिस्सेदार मानी जाती हैं जैसे बेटे होते हैं, भले उनकी शादी हुई हो या फिर नहीं हुई हो। पैतृक संपत्ति में अगर अधिकार की बात करें तो पहले बेटियां जब शादी के बाद पिता की संपत्ति से वंचित हो जाती थी, लेकिन अब संशोधन में परिस्थितियां इसके ठीक उल्टी हो चुकी हैं। अब वो पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा देखिए जो हिंदू अविभाजित परिवार है उनमें अधिकार को लेकर क्या कहा गया है, तो 2005 का जो संशोधन है, इस संशोधन के बाद अगर हम देखें तो बेटी को भी हिंदू अविवाहित जो परिवार है उनका सदस्य माना गया है और ये कहा गया है कि उसे संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त होगा। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि बेटियां भी क्या होंगी कि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो संपत्ति के बंटवारे में समानता को लेकर क्या कहा गया है, तो देखिए संशोधन के तहत अब संपत्ति का जो बंटवारा है ये बेटों
और बेटियों के बीच में समान रूप से किया जाएगा। पिता की संपत्ति में बेटों और बेटियों का जो हिस्सा है वो इक्वल होगा, ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखिए संशोधन के क्या प्रभाव हुए, क्योंकि ये भी मायने रखता है और कारण यही था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के संशोधन किए गए। तो थोड़ा सा प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो देखिए जब 2005 में संशोधन हुआ तो ये जो संशोधन है विशेष रूप से वैसी महिलाएं, उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण था जो पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाती थी, क्योंकि बाद में अगर उनके साथ कुछ इस तरह की स्थिति होती थी तो उस समय क्या है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता था, क्योंकि जो उनका पिता या पितृपक्ष होता था तो उसकी तरफ से कोई अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता था। तो ऐसी कई सारी महिलाओं के साथ इस तरह की समस्या देखने को मिली। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू था जिस कारण से इस कह सकते अधिनियम में संशोधन हुए। और ये जो कदम है ये महिलाओं के अधिकार की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। सामाजिक जो उनकी स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति है, उस स्तर पे देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगर सीमित अपवाद की बात करें तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि हालांकि ये जो अधिकार है ये बेटियों को दिया गया था, लेकिन यदि संपत्ति का जो बंटवारा है वो पहले ही हो चुका था तो इस कारण से कुछ अपवाद देखने को मिले। जैसे कोई वसीयत बनाई गई थी तो उस बंटवारे को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो 2005 के संशोधित अधिनियम में दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे मुद्दे की चर्चा कर ली कि आखिर जो बेटियां हैं उनका संपत्ति पर जो अधिकार है वो कब तक रहता है, शादी होने के बाद भी कितने समय तक रहता है, और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण इस हिंदू अधिकार जो अधिनियम 1956 है उसकी हमने चर्चा की। और फिर इसमें जब संशोधन 2005 में किया गया तो उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई हैं उन पर भी हमने डिटेल से बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को किस संपत्ति में समान अधिकार मिलता है? विकल्प दिए गए हैं स्वअर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति, संपत्ति जिसे पिता ने वसीयत में बांटी हो, और सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। और आज हमने चर्चा कर ली कि बेटी का संपत्ति पर जो हक है आखिर ये मुद्दा क्या है, और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण भारत में कानून बनाए गए हैं वो कानून क्या कहते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो हम पहलू थे उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।